नमस्कार। चलिए आज सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। सोचिए, हमारे हाथ एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट के हाथ से बने नोट्स लगे हैं जो मुगल साम्राज्य के बाद के ताकतवर बादशाहों पर हैं। तो आइए इन नोट्स के जरिए एक सफर पर निकलते हैं और इतिहास को समझते हैं। तो आज हम इन नोट्स में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अकबर की विरासत, फिर जहांगीर का कला और साजिशों से भरा दौर, उसके बाद शाहजहां का सुनहरा जमाना और आखिर में औरंगजेब का वो दौर जो विस्तार और रूढ़िवादी दोनों के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अकबर के शासन के वो आखिरी साल जो संस्कृति और प्रशासन के लिहाज से बहुत ही अहम थे। अकबर की सबसे कमाल की बातों में से एक थी अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने की उनकी कोशिश। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट यानी अनुवाद विभाग बनवाया। जरा सोचिए, उस जमाने में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया और महाभारत को नाम दिया गया रज़्मनामा, मतलब जंगों की किताब। ये उस दौर में कल्चरल एक्सचेंज का एक शानदार उदाहरण है। अकबर का दौर सिर्फ अनुवाद तक ही सीमित नहीं था, ये तो कला और साहित्य का सुनहरा दौर था। एक तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों की वजह से हिंदी साहित्य अपने चरम पर था, तो दूसरी तरफ अब्दस समद और दसवंत जैसे चित्रकारों को शाही दरबार में पनाह मिली। और हाँ, वो खूबसूरत चार बाग स्टाइल के बगीचे और संगीत सम्राट तानसेन, ये सब अकबर के दौर की ही तो देन है। इन नोट्स में एक बहुत जरूरी बात को हाईलाइट किया गया है। इतनी सारी सांस्कृतिक हलचल के बावजूद मुगल दरबार की जो सरकारी भाषा थी, जिसमें सारा कामकाज होता था, वो फारसी ही थी। तो कुल मिलाकर अकबर की विरासत थी, एक तरफ सांस्कृतिक मेलजोल और दूसरी तरफ एक मजबूत प्रशासन। तो अब हम अकबर के दौर से निकलकर जहांगीर के समय में दाखिल होते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां कला के लिए जुनून और दरबार की साजिशें दोनों साथ साथ चल रही थीं। जहांगीर जैसे ही तख्त पर बैठे, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने आगरा के किले से एक जंजीर अदल यानी न्याय की जंजीर लटकवाई ताकि कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। लेकिन उनका शासन शुरू से ही चुनौतियों से भरा था। उन्हें अपने ही बेटे खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। और यहीं से कहानी में होती है नूरजहां की एंट्री। जहांगीर से शादी के बाद वो सिर्फ एक मलिका नहीं रहीं, बल्कि सल्तनत की सबसे ताकतवर औरतों में से एक बन गईं। देखते ही देखते उनका और उनके परिवार का दबदबा इतना बढ़ गया कि साम्राज्य के बड़े बड़े फैसले उनकी मर्जी से होने लगे। अगर शाहजहां को आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है तो जहांगीर का नाम हमेशा पेंटिंग से जुड़ेगा। उनके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब वो दौर जब ये कला अपनी बुलंदी पर पहुंच गई थी। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो काफी दिलचस्प है। जहांगीर ने कुछ ऐसे सिक्के भी जारी किए थे जिन पर उनकी खुद की तस्वीर बनी होती थी, कभी कभी तो हाथ में शराब का प्याला लिए हुए भी। ये उस जमाने की परंपराओं से बिल्कुल हटकर था। तो जहांगीर का दौर मतलब कला का शिखर और दरबार में नूरजहां का जबरदस्त प्रभाव। जहांगीर के चित्रकला की दुनिया से अब हम चलते हैं उस बादशाह के दौर में जिसका नाम लेते ही जहन में संगमरमर की शानदार इमारतें आ जाती हैं। हाँ, शाहजहां यानी वास्तुकार राजा। शाहजहां की कहानी उनकी बेगम मुमताज महल के जिक्र के बिना अधूरी है। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, मुमताज की मौत, जिसने दुनिया को आर्किटेक्चर का एक अजूबा दिया, ताजमहल। ये प्यार और वास्तुकला का एक ऐसा संगम है जो आज भी जिंदा है। लेकिन शाहजहां की विरासत सिर्फ ताजमहल तक नहीं है। सोचकर देखिए, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और पूरा का पूरा एक नया शहर बसा दिया, शाहजहानाबाद। उनका दौर सच में ऐसा था मानो पत्थरों में कोई कविता लिखी जा रही हो। और जब शानो शौकत की बात हो ही रही है तो उस मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को कैसे भूल सकते हैं? वो भी इसी दौर में बना था। ये मुगल सल्तनत की दौलत और ताकत का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे परिवार के अंदर ही एक तूफान पल रहा था। शाहजहां के दो बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
एक तरफ दारा जो एक विद्वान और दार्शनिक सोच वाला था, तो दूसरी तरफ औरंगजेब जो एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर और बेहद चालाक सियासतदान था। इन दोनों की शख्सियत का यही टकराव आगे चलकर साम्राज्य की तकदीर लिखने वाला था। और फिर हुआ वही जिसका सबको डर था। शाहजहां के बीमार पड़ते ही तख्त के लिए जंग छिड़ गई। सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की फौजी रणनीति दारा शिकोह की फौज पर भारी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि दारा की हार हुई और औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। तो शाहजहां की विरासत थी शानदार इमारतें, लेकिन उसी शान के साये में एक पारिवारिक कलह भी पनप रही थी। तो अब हम पहुंच गए हैं मुगल इतिहास के सबसे जटिल और शायद सबसे विवादित बादशाह के दौर में, औरंगजेब। उनका शासनकाल एक तरफ तो साम्राज्य के जबरदस्त विस्तार का गवाह बना और दूसरी तरफ कठोर और रूढ़िवादी नीतियों का भी। तख्त पर आते ही औरंगजेब ने आलमगीर का खिताब लिया, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। अपनी निजी जिंदगी में वो बहुत ही सादे और धार्मिक इंसान थे, इसलिए उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। लेकिन उनके सियासी फैसले, जैसे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को सजाए मौत देना और गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स दोबारा लगाना, काफी विवादित रहे। औरंगजेब ने अपनी रूढ़िवादी सोच को प्रशासन पर भी लागू किया। शाही दरबार में नाच गाने पर पाबंदी लगा दी, झरोखा दर्शन की परंपरा बंद कर दी और कई नए बने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म भी दिया। इन कदमों ने उनके शासन की एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनाई। अब एक पल के लिए इस नंबर पे गौर कीजिए, 33%। ये आंकड़ा क्या बताता है? ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जो औरंगजेब के बारे में बनी आम राय से थोड़ी अलग है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इन नोट्स के मुताबिक अपनी तमाम सख्त नीतियों के बावजूद ये औरंगजेब का ही दौर था जब मुगल प्रशासन में हिंदू मनसबदारों यानी बड़े अफसरों की तादाद सबसे ज्यादा थी, लगभग 33%। इससे पता चलता है कि इतिहास कितना जटिल होता है। चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। औरंगजेब की जिंदगी का आखिरी हिस्सा भी जंग के मैदान में ही गुजरा। उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दक्कन की लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। ये जो लाइन है, ये शायद औरंगजेब की कई नीतियों के पीछे की सोच को सबसे सीधे तरीके से बताती है। तो औरंगजेब की विरासत एक पहेली की तरह है। एक तरफ साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार और दूसरी तरफ वो नीतियां जो शायद उसके पतन की वजह बनी। तो इन सभी नोट से गुजरने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अकबर का सांस्कृतिक मेलजोल, जहांगीर का कला के लिए प्यार, शाहजहां की शानदार इमारतें और औरंगजेब का विस्तार और रूढ़िवाद, इन चारों की जो अलग अलग विरासतें थीं, उन्होंने मिलकर उस विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की जमीन कैसे तैयार की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।